आज के छोटे मगर देश के अर्थतंत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम में उपस्थित श्रीमान प्रहलाद जोशी जी, कोयला और खदान मंत्री भारत सरकार, श्री अनिल कुमार जैन, कोयला सचिव महोदय, श्री एम नागराजू जी, श्री अरुण मेहता जी और उपस्थित सभी भाइयों और बहनों, आज एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम में हम यहां पर उपस्थित हैं। एक लंबे समय से कोयला क्षेत्र की स्थगितता को दूर करना, कोयला क्षेत्र में पारदर्शिता लाना और कोयला क्षेत्र के अंदर जितनी क्षमता पड़ी है इसका संपूर्ण दोहन, इसका संपूर्ण उपयोग देश के अर्थतंत्र को गति देने के लिए हो पाए, इसके लिए प्रयास हो रहे थे। मुझे आनंद है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में प्रहलाद भाई ने 19 से कोयला क्षेत्र को जो गति की दी है, इससे आज एक इसका महत्वपूर्ण और पहला पड़ाव हम पार कर आगे बढ़ रहे हैं, जो एक शुरुआत है और आगे और जाना है। मित्रों, कोयला क्षेत्र का बहुत सारे आंकड़े मैं नहीं जाना चाहता, मगर दूर से अगर कोयला क्षेत्र को देखते थे तो हमेशा एक भाव खड़ा होता था कि जितनी क्षमता देश की इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट करने की कोयला क्षेत्र की है, इसकी 1/3 भी कंट्रीब्यूशन नहीं मिल रहा है। बहुत सारे हर्डल्स थे, बहुत सारी नीतियां ऐसी थी जो आगे नहीं बढ़ने देती थी, परंतु नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब से सरकार बनी तब से एक महत्वपूर्ण फैसलों में लेना शुरू हुआ, नीति विषयक परिवर्तन आने शुरू हुए, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स आने शुरू हुए और इस सब का परिणाम ये आया कि 2014 को हम देखते हैं तो 2014 के जो कोयला क्षेत्र था वो बिल्कुल ब्यूरोक्रेसी की नाकचूड़ के अंदर फंसा हुआ दिखाई पड़ता था। पारदर्शिता का अभाव था, ढेर सारे करप्शन के सच्चे झूठे जो होंगे मगर आरोप लगे थे। सुप्रीम कोर्ट इसका संज्ञान लेती थी, कहीं पर भी सरलता और सहजता नहीं दिखाई पड़ती। इतना कॉम्प्लेक्स बना दिया गया था कि किसी के लिए भी काम करने की बहुत बड़ी दिक्कत होती थी और समानता और इक्वलिटी का भी अभाव था। जो बड़े लोग थे इनके लिए ढेर सारे अवसर उपलब्ध थे, जो छोटे लोग थे इनके लिए एंट्री करना भी मुश्किल था। ये चारों चीजों को मैं बारीकी से कोयला मंत्रालय की यात्रा को देख रहा हूं जब से प्रहलाद भाई मंत्री बने हैं। ये चारों चीजों को बहुत अच्छे तरीके से दूर कर आज कोयला क्षेत्र में बिल्कुल भरोसे से कह सकता हूं कि ऐसी जगह पर आकर खड़ा है कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के हमारे लक्ष्य में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर अगर कोई एक क्षेत्र होगा तो निश्चित रूप से कोयला क्षेत्र होगा। वहां पर आकर हम खड़े हैं। अभी हम भी आप सबके अनुबंध आपको दिए गए, मैं देखता था, नाम सुनता था कंपनी का, मेरा भी थोड़ा बहुत परिचय है। बहुत सारे ट्रेडिंग के व्यवसाय में रहे हुए लोगों को भी ये मौका मिला है। 6 साल पहले कल्पना कोई नहीं कर सकता है। और मैं कहना चाहता हूं जिन नए लोगों को ये आज मौका मिला है उनको कि आपको स्केल बदलने का एक बहुत बड़ा मौका भारत सरकार ने दिया है, प्रधानमंत्री जी ने दिया है, श्री प्रहलाद जोशी ने दिया है। आपके जीवन में स्केल बदलने का मौका मिला है, वो ही बताता है कि यहाँ पर इक्वालिटी का भाव है, यहाँ पर पारदर्शिता है। वरना पारदर्शिता न होती तो आपकी एंट्री ही शायद बहुत दिक्कत वाली होगी। मित्रों, ये महत्वपूर्ण क्षेत्र के अंदर आज जो 2 चीजें होने जा रही है, एक तो पहले जो सफल बिल्डर थे उनको उनके अधिकार पत्र दिए गए हैं और सिंगल विंडो सिस्टम की भी आज शुरुआत हो रही है। मैं इसलिए प्रहलाद जी और इनके मंत्रालय को बहुत बहुत अभिनंदन देता हूं, साधुवाद देता हूं। मित्रों, प्रधानमंत्री जी का जो स्वप्न है आत्मनिर्भर भारत का, 130 करोड़ का मार्केट,
130 करोड़ की आबादी का मार्केट, हमारे पास दुनिया का सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट युवा है, सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा युवा है, हमारे पास मेहनतकश मजदूर भी है और हमारे पास एक पारदर्शी लोकतंत्र भी है। मगर ये देश आत्मनिर्भर न हो, ऐसा कैसे चलेगा? प्रधानमंत्री जी ने एक विजन रखा है कि आत्मनिर्भर भारत की रचना करना। 2022 आजादी के 75 साल जब समाप्त हो, तब हर क्षेत्र के अंदर भारत आत्मनिर्भर हो, यहां से दुनिया को गति मिले, यहां से दुनिया की अर्थतंत्र को गति मिले। और जब दुनिया के अर्थतंत्र को भारत गति देता है, तब भारत का अर्थतंत्र का उभर कर आना बहुत स्वाभाविक है। आत्मनिर्भर भारत हर क्षेत्र में जब तक नहीं होता, तब तक प्रधानमंत्री जी का स्वप्न सफल नहीं होता। और मैं मानता हूं कोयला एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है आत्मनिर्भर भारत के स्वप्न को सिद्ध करने के लिए, क्योंकि जैसे बताया, आज भी लगभग ऊर्जा का 72% हिस्सेदारी कोयला क्षेत्र से। मैं मानता हूं कि अनुपात जल्दी बदलना चाहिए, हमने चेंज करना चाहिए, मगर हमारे पास कोयला पड़ा है, हमारे पास कोयले का बहुत बड़ा भंडार पड़ा है और $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी को इसकी लक्ष्य की पूर्ति करनी है, तो ये भंडार का दोहन भी करना पड़ेगा और इससे अर्थतंत्र को गति भी देनी पड़ेगी। और पिछले 6 वर्षों के अंदर बहुत अभूतपूर्व उत्पादन हुआ है। मैंने 60 साल के कल आंकड़े स्टडी किए थे और 6-6 साल के 10 स्पेल बनाए। मुझे कहते हुए गर्व होता है कि उत्पादन की वृद्धि सबसे ज्यादा आजादी के बाद यही 6 साल के अंदर हुई है, जो 6 साल मोदी जी के नेतृत्व में है। विश्व का चौथा सबसे बड़ा भंडार हमारे पास है और हमारे पास मांग भी बहुत है, फिर भी एक और तो भंडार उपलब्ध है, दूसरी ओर कंजम्पशन की क्षमता भी है, परंतु कोयला आयात भी किया जा रहा है। मैं मानता हूं कि हमारे देश के लिए बहुत जरूरी है कि कोयला निकालने की गति हम लगभग बढ़ाए, क्योंकि वर्ष 19-20 के अंदर ही 250 मिलियन टन कोयले का हमने आयात किया है, जो हमारे देश के लिए ना ठीक है ना हमारे अर्थतंत्र के लिए ठीक है। आज एक कार्यक्रम के अंदर ये 2 कार्यक्रमों को एक साथ जोड़ा गया है, मगर इसके अलावे भी ढेर सारे सुधार भी किए गए। कॉमर्शियल कोल माइनिंग की मंजूरी दी है, वो तो आप ये कार्यक्रम है ही। 100% FDI को भी हमने परमिशन दिया है। कोल ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की एक बहुत बड़ी योजना बनाई है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के माध्यम से सबसे ज्यादा सुधार अगर किसी एक क्षेत्र के अंदर हुए हैं तो कोयला क्षेत्र के अंदर। कोल गैसिफिकेशन के लिए भी नए इनिशिएटिव लिए गए हैं और ये सारे इनिशिएटिव को जमीन पर उतारने के लिए इसके अनुकूल नीतियां बनाने की भी गति बहुत बड़ी हुई है। हम सब जानते हैं कि यीशु का 2020 का साल जो था वो पूरे विश्व के लिए संकट था। कोरोना महामारी ने पूरे विश्व को जकड़ कर रखा था। मानव जात ने शायद इतना बड़ा संकट कभी नहीं झेला होगा और जो देश दुनिया का नेतृत्व करते थे वो सब देश इसमें इनको मार्ग नहीं दिखाई पड़ता था। भारत के अंदर प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कोरोना के खिलाफ लड़ाई बहुत अच्छे तरीके से लड़ी गई और हमें बहुत अच्छी सफलता मिली। आंकड़ों को देखते हैं तो अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, इटली, ढेर सारे विकसित माने जाने वाले देशों की तुलना में मृत्यु दर भी हमारा सबसे कम है और हमारा फैलने का दर भी अब बहुत कम होने लगा है। ये बताता है कि जहां इंफ्रास्ट्रक्चर की विशेष कर हेल्थ सर्विसेज के इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत कमी मानी जाती थी, वहां पर हमने अपने आप को आत्मनिर्भर कराया। चाहे PPE किट बनानी है, चाहे वैक्सीन बनानी है, चाहे वेंटिलेटर बनाने हैं, चाहे छोटे से छोटी जगह पे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर खड़ा करना है। और इसी का परिणाम है कि हम सफलता से बाहर निकले और कुछ ही दिनों में वैक्सीनेशन का कार्यक्रम भी शुरू हो जाएगा और मैं मानता हूं दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन का कार्यक्रम भारत में शुरू होने जा रहा है थोड़े दिनों के अंदर ही। ये लड़ाई तो हम सफलतापूर्वक लड़े ही,
परंतु इसका एक दुष्परिणाम था कि दुनिया भर के अर्थतंत्र पर बहुत बुरी असर पड़ी। लॉकडाउन हुए, फैक्ट्रियां बंद हो गई, माल की ढुलाई बंद हो गई, सब तरह से अर्थतंत्र पर बुरी असर पड़ी। भारत के अर्थतंत्र पर भी बुरी असर पड़ना बहुत लाजमी था और पड़ी भी है। परंतु अभी इकोनॉमिस्ट वी शेप रिकवरी की बात करते हैं, सब ग्राफ तो दे देते हैं वी शेप, मगर वी शेप रिकवरी क्यों आएगी मित्रों? मैंने नजदीक से देखा है कि एक और तो कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ी जा रही थी, खुद प्रधानमंत्री जी इसका नेतृत्व करते थे और प्रधानमंत्री जी ने शुरुआत से कोरोना के खिलाफ लड़ाई का एक चरित्र तय किया था कि दुनिया भर में कोरोना के खिलाफ सरकारें लड़ती है, भारत के अंदर सरकार और 130 करोड़ लोग साथ में मिलकर ये लड़ाई को लड़ेंगे और जीतेंगे। इसके कारण हमें सफलता मिली है। और दूसरी ओर इसी कालखंड के अंदर जब सब गतिविधियां बंद थी, पॉलिसी रिफॉर्म के लिए ढेर सारे फैसले लेने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। ढेर सारे फैसले, आप कल्पना नहीं कर सकते इतने फैसले लिए। कुछ की घोषणा हो गई, कुछ की घोषणा अभी होगी। कृषि के अंदर, कृषि के क्षेत्र के अंदर ढेर सारे बदलाव किए गए। शिक्षा नीति इसी समय के अंदर हमारी पूरी होकर बाहर आई। अंतरिक्ष के क्षेत्र के अंदर भी बहुत सारे रिफॉर्म किए हैं, इकोनॉमी में भी बहुत सारे रिफॉर्म किए हैं, फार्मा और फर्टिलाइजर के भी अंदर बहुत सारे रिफॉर्म किए गए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी ढेर सारी नई योजनाएं और ईज ऑफ डूइंग को लाने की गति हमने आगे बढ़ाई है। और ईज ऑफ डूइंग को भी जितने जितने हर्डल और थे, इसका एक एडमिनिस्ट्रेटिव खाका तैयार करने का काम इसी कोरोना काल के अंदर किया। विश्व में कहीं पर भी कोरोना के खिलाफ लड़ते लड़ते आने वाली मंदी को आगे कैसे निपटना, इसकी तैयारी नहीं हुई कि भारत सरकार ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2 मोर्चों पर लड़ाई लड़ी। कोरोना के खिलाफ तो लड़ाई लड़े ही लड़े, सफलता भी प्राप्त करी, और मंदी के खिलाफ भी लड़ाई लड़े कि जो आने वाली थी उसको दूरदृष्टि से देखकर ढेर सारी नीतियां, ढेर सारे रिफॉर्म बनाए गए और अब धीरे धीरे इंप्लीमेंट हो रहा है। मैं आपको कहते हुए मुझे आनंद है, आज आप जो कर रहे हैं वो भी कोरोना काल के अंदर ही इसका जन्म हुआ है। जून के अंदर शायद आपने बिडिंग 18 जून को शुरू हुई प्रक्रिया और आज आप लोगों के हाथ में अधिकार पत्र दे दी गई। इस तरह के ढेर सारे बदलाव मैं आपको गिना ही नहीं सकता। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो हमारा लक्ष्य है, कोरोना हमें थोड़ी गति तो इसकी स्लो कर सकता है, मगर मैं आपको विश्वास दिलाता हूं मोदी जी के नेतृत्व में ये लक्ष्य को हम पूर्णतया सिद्ध करेंगे और इस लक्ष्य को पार कर कर भारत एक महत्वपूर्ण मकाम पास कर लेगा। आज लगभग 40 निजी कंपनियों और 2 सार्वजनिक कंपनियों ने जो हिस्सा लिया था, उसमें से 23 खदानों का आवंटन हुआ है। मैं मानता हूं इससे मध्य भारत और पूर्व भारत, विशेषकर झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा, इसके जो 19 कॉल ब्लॉक है, इसके हस्ताक्षर हो गए हैं और कुछ होना है। मगर ये जो 14 सक्सेसफुल बिडर है, मेरा आप सबसे एक ही निवेदन है कि आप गति बढ़ाइएगा, गति बनाइएगा, क्योंकि भारत को गति चाहिए, कोयला क्षेत्र को भी गति चाहिए। ये इंपोर्ट जितना हो सके उतना जल्दी कम करने का लक्ष्य लेकर चलिए। आप सिर्फ आपकी कंपनी का विचार मत करिएगा। आप जितना स्पीड बढ़ाएंगे, जितनी गति बढ़ाएंगे, मिशन मोड पे काम को ले जाएंगे, देश के अर्थतंत्र का भी इतना ही फायदा है। और अगर एक बार देश का अर्थतंत्र बड़ा होता है तो मौके तो हम लोगों के लिए क्या बढ़ेंगे, आपके लिए ही बढ़ेंगे। वह $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी अगर बन जाती है तो आपके लिए भी नए रास्ते खुलेंगे, नए आयाम बढ़ेंगे। तो आज अनुबंध मिलना बहुत महत्वपूर्ण है, इसका एक महत्व भी है, परंतु इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है उसका जमीन पर उतरना और प्रैक्टिकली माइनिंग शुरू होना, जो आप ही कर सकते हो, सरकार कर नहीं सकती। मित्रों, कोयला क्षेत्र पहले पूर्ण रूप से खुला नहीं था और उसको प्रतिस्पर्धा से भी अलग रखा गया था। इसके कारण राजस्व की भी कमी होती थी और मुझे बताया गया लगभग 27% रेवेन्यू शेयरिंग आया है इसमें,
27% आया ना जैन जी, 30% तक रेवेन्यू शेयरिंग आया है और 30% रेवेन्यू शेयरिंग के साथ ये बोलियां समाप्त हुई है। मुझे बहुत बड़ा आनंद है कि आज हम एक नए भविष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं। मित्रों, ये प्रक्रिया जो आज समाप्त हुई है, लगभग राज्यों को, कुछ राज्यों ने शुरुआत में इस रिफॉर्म को समझे बगैर कमेंट्स दिए थे। मेरी भी बात हुई थी कुछ मुख्यमंत्रियों से, प्रहलाद भाई ने सबमिट से करी थी, वो पर्सनली भी जाकर आए, मगर राज्यों को इस प्रक्रिया से प्रतिवर्ष लगभग 6500 करोड़ रुपया से ज्यादा हिस्सा राज्यों को मिलने वाला है। मैं मानता हूं ये सालों तक अंदर पड़ा रहता तो कोई फायदा नहीं था। 6500 करोड़ रुपया राज्यों के विकास के लिए उनके हाथ में आएगा। लगभग 70,000 से, तो बहुत कंजर्वेटिव एस्टीमेट है, 70,000 से ज्यादा नौकरियों का सृजन होगा और लगभग 8 से 10,000 करोड़ के बीच में इसके अंदर इन्वेस्टमेंट आने की संभावना है। मगर मैं मानता हूं, मैं आंकड़े वही बोल पाऊंगा जो विभाग ने दिए हैं, परंतु मैं इस क्षेत्र को भी जानता हूं और मुझे मालूम है कि इतना बड़ा काम करना है तो मैन पावर कितना लगेगा और निवेश भी कितना होगा। तो ये आंकड़े सारे गलत साबित होने वाले हैं। लगभग 10,000 करोड़ का निवेश आना, हर राज्य को 6500 करोड़ से ज्यादा हर राज्य को ईयरली रेवेन्यू मिलना और 70,000 से ज्यादा नौकरियों का सृजन होना, मैं मानता हूं कि एक बहुत बड़ी बात है। लगभग कोयला के पीएसयू प्लान में अगले दशक में 2.5 लाख करोड़ का निवेश होने जाना है। इसमें सरफेस कोल गैसिफिकेशन, सीबीएम और नई खान विकास परियोजनाओं के सहित क्लीन कोल के लिए भी बहुत सारे बदलाव किए जाएंगे और पीएसयू और प्राइवेट क्षेत्रों से दोनों को मिला दे तो लगभग 4 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट हम इस क्षेत्र के अंदर आशा रख रहे हैं। इसका रोड मैप भी तैयार है और 2030 तक कोयला मंत्रालय ने लगभग 100 मिलियन टन कोल गैसिफिकेशन के लक्ष्य को रखा है। मुझे भरोसा है प्रहलाद भाई के नेतृत्व में ये लक्ष्य को हम निश्चित रूप से प्राप्त करेंगे और एक बहुत बड़ा ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बचाने का काम भी इस देश के अंदर होगा और एक नए आयाम कोयला के क्षेत्र के अंदर इसको मिलेंगे और मैं मानता हूं कि इससे हमारे मध्य और पूर्वी भारत के जनजातीय इलाकों के अंदर बहुत बड़ा विकास का रास्ता भी खुलेगा। आप विकास की दृष्टि से देखो तो पश्चिम भारत और पूर्वी भारत है तो एक ही देश के दो हिस्से, मगर पश्चिम का विकास इस 70 साल में बहुत हो गया, पूर्वी भारत का विकास नहीं हुआ है। इसका कारण पूर्वी भारत के पास इतनी संपत्ति है कि पूरे भारत को संपत्तिवान बना दे, मगर पॉलिसी ऐसी बनी थी कि खान हो या कोयला हो, कोयला की खदान हो, इसमें से कोयला या खनिज निकालने की सुविधा नहीं हुई, तो इसके कारण वो विकास रुका है। और नरेंद्र मोदी सरकार ने ये भी सुनिश्चित किया है कि ये जो विकास होगा वो व्यक्ति का भी होगा जहां खदान है, इसलिए मिनरल डेवलपमेंट फंड की रचना की गई है और लगभग 46,000 करोड़ रुपीस मिनरल डेवलपमेंट फंड के तहत वो जिलों के विकास के अंदर और ये जिलों के सबसे कम विकसित गांवों के विकास के लिए दिए गए हैं। पहले तो रेवेन्यू सरकारों के पास आती थी, चाहे भारत सरकार हो या राज्य सरकार हो, मगर रेवेन्यू का परकोलेशन अर्बन एरिया में ही हो जाता था क्योंकि वहां डिमांड ज्यादा होती थी, ज्यादा अपनी बात को रख पाने वाले लोग थे। वो ट्राइबल्स जहां से रेवेन्यू जनरेट होती है इसकी कभी चिंता नहीं होती थी। नरेंद्र मोदी सरकार ने ये मिनरल डेवलपमेंट फंड की रचना कर लगभग 46,000 करोड़ रुपया 6 साल के अंदर डिस्ट्रिक्ट के हवाले किया है, जिससे ये वहां रहने वाला चाहे आदिवासी हो, चाहे ओबीसी समाज का व्यक्ति हो, चाहे दलित हो, चाहे गरीब हो, इस सब के विकास के लिए सीधा काम हुआ है। मैं मानता हूं कि ये एक और तो विकास को गति देना और विकास का परकोलेशन, रेवेन्यू का परकोलेशन ऐसी जगह पे करना जिनका अधिकार इस पर है, एक बहुत अच्छा मॉडल मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। मित्रों, मैं बताना चाहूंगा आपको कि 13-14 में लगभग 560 मैट्रिक टन कोयले का उत्पादन था और 19-20 में इसको पीछे मुड़कर देखते हैं तो 729 मैट्रिक टन तक पहुंच चुका है।
मगर मैं मानता हूं इससे संतोष लेने जैसी बात नहीं है। हमने तय करना पड़ेगा कि जितना भी भंडार नीचे पड़ा है 20 साल के अंदर इसका संपूर्ण दोहन कर 30 साल के अंदर इसका संपूर्ण दोहन कर हमारे अर्थतंत्र को गति देने का प्रयास करें। जिस गति से वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत बन गए हैं, मैं मानता हूं कोयला जितने जल्दी जमीन के अंदर से निकालकर उसको ऊर्जा में परिवर्तित किया जाए, वो हमारे देश के लिए और हमारे अर्थतंत्र के लिए, दोनों के लिए बहुत फायदे का बात होगा। आज मैं इस कार्यक्रम में ज्यादा हूं कि 2023-24 तक 1 बिलियन टन कोयला निकालने का जो लक्ष्य है ये वो प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ गरीबों के कल्याण के लिए भी ढेर सारी योजनाएं, आयुष्मान भारत हो, घर देने की हो, स्वच्छ भारत के तहत शौचालय देने की हो, बिजली और शुद्ध पानी देने की योजनाएं भी जिस क्षेत्र से ही आता है और कोयला क्षेत्र के मजदूरों के लिए हम लागू करने जा रहे हैं। एक आरोग्य का कार्ड भी उनको देने जा रहे हैं जिससे उनको अपना जीवन अच्छे से सुधारने में मदद होगी, उनके पूरे परिवार की हेल्थ की भी चिंता होगी और पर्यावरण के लिए भी ढेर सारे फैसले लिए हैं। मैं इसका आज यहाँ जिक्र करना नहीं चाहता, मगर मैं आज इस मौके पर आप सबको इतना ही कहना चाहता हूं कि आप सब इस क्षेत्र को गति देने का प्रयास करिए और जितनी स्पीड से आप खनन चालू करेंगे इतनी ही स्पीड से सुधारों को भी बल मिलेगा और इस क्षेत्र का आगे बढ़ने की गति और बढ़ेगी और हमारे अर्थतंत्र को भी फायदा होगा। आत्मनिर्भर भारत और $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी के लक्ष्य को इतनी ही जल्दी हम सिद्ध कर पाएंगे। मैं फिर से एक बार प्रहलाद जोशी के नेतृत्व में कोयला मंत्रालय की पूरी टीम को हृदय से बधाई देना चाहता हूं कि इतने कम समय के अंदर ये रिफॉर्म को उन्होंने जमीन पर उतारा है और आज से आप लोग अपना काम शुरू करने के लिए आपको अधिकार भी दिया है और बाकी सारे रिफॉर्म भी आने वाले पाइपलाइन में ही है। मुझे भरोसा है कि आते ही $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो हमारा लक्ष्य है इसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर कोयला क्षेत्र बन सकता है और बनने के लिए वो सुसज्ज भी है, तैयार भी है। आप सब भी तैयार है, तो सभी को बधाई देकर मेरी बात को मैं समाप्त करता हूं। वंदे मातरम।